सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस का अध्याय फर्स्ट है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया के अवलक्षण या पहचान, यानी उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ये दो वीडियो हम पढ़ चुके हैं या दो वीडियो लेक्चर कर लिए। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3, ठीक है। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण तथा संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई रासायनिक समीकरण, और जो बच्चा अपना नोट्स बनाना चाहते हैं वो डाल लीजिए हेडिंग रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, दोबारा से देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या प्रकृति में जितने भी चेंजेस होते हैं, तो केमिकल चेंजेस हैं, उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे बताएं? तो कैसे बताएं? उनको हम प्रतीकों द्वारा, ठीक है, क्योंकि हर रासायनिक अभिक्रिया को प्रैक्टिकली तौर पर नहीं दिखाया जा सकता। अरे दिखाया जा सकता तो दूसरे को भी समझाया नहीं जा सकता। इतनी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। तो हम उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा, संकेतों में, ठीक है, और सूत्रों द्वारा निरूपण करते हैं। और सूत्रों द्वारा निरूपण करते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन समझ में आई? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना क्या कहलाता है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को या इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखना है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को मैं संतुलन करेंगे या समीकरण, इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखें? तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। Mg क्या है? मैग्नीशियम है, और O2 क्या है? वायु या ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है? MgO। संतुलन करना है तो इसके लिए 2 और ये 2 कर दीजिए। तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO बराबर है 2 Mg, और 2 Mg इधर है, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2 भी इधर है। हाँ, इसको जो हम निरूपण कर रहे हैं Mg प्लस O2 और MgO, तो ये जो क्या है? रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस है। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ये हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस चित्र में आप देख लीजिए, जिसमें ये क्या है? आपकी स्पिरिट लैंप है जो जल रही है, स्पिरिट, और ये मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। यहाँ पर आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि इस वीडियो में, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को किस तरह से जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम धातु का एक रिबन है, जो मैग्नीशियम धातु का रिबन और लैंप है, और क्या है? उसे वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देख लीजिए वीडियो। आगे चलते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, एंड उत्पाद को प्रोडक्ट। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है अभिकारक और उत्पाद की। एक बार बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया गया था 2 नंबर में कि अभिकारक तथा उत्पाद में क्या अंतर है। तो सुनो भाई, जो पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं या नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जो पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। आप इस डेफिनेशन को सरल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है Mg+O2 गिव्स आउट MgO, तो Mg और O2 ये दोनों अभिकारक हैं। ठीक है, और बनना वाला नया पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक प्रोडक्ट है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी ये अनबैलेंस समीकरण है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखिए इस चित्र में भी दे रखा है। तो इस चित्र में क्या दिया है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन रहा है सफेद कलर का। ठीक है, भाई की स्थिति देखो, ये मैग्नीशियम रिवर रखा हुआ है और इसको जला रहे हैं चिमटे से पकड़ कर। तो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद रंग का बन रहा है। कैसा बन रहा है? सफेद रंग का। ये प्रोडक्ट है, और ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये अभिकारक है। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक कहलाएंगे, और जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ पर उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ अभिकारक कौन है? एक तो तुम्हारा मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर और भी अभिक्रिया ले सकते हो, जैसे कि N2+H2 गिव्स आउट NH3, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर कर दीजिए 3 बैलेंस कर दिए, यहाँ 2 और यहाँ पर तो बैलेंस है। ठीक है, तो जो अमोनिया ये क्या है? N2 नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं। क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या है? अमोनिया यहाँ पर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। याद हो गया? चलते हैं अब नेक्स्ट कि संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी समीकरण को लिखने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो उसे अनबैलेंस समीकरण लिख सकते हो, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण, और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैं यहां पर बता रहा हूं तुम्हें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों मतलब रिएक्टेंट्स और उत्पादों प्रोडक्ट्स में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर परमाणुओं तथा अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वायु की परिस्थिति में जलना। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो यहाँ पर Mg कितने हैं? Mg मतलब एक परमाणु है या तत्व है, तो तत्व है तो Mg कितने हैं? 1 2 हैं। देखो 2 का गुणा हो रहा है, और यहाँ भी Mg देखो 2 ही है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हैं क्योंकि 2 का पूरे में गुणा हो रहा है 2O। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है। ऐसे ही नीचे दे रखा है समीकरण Zn+H2SO4 गिव्स आउट क्या बनना है? ZnSO4 और +H2।
अब इस समीकरण में आप देखिए, ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित? ठीक है, तो संतुलित है। देखते हैं Zn कितनी है, 1, और इधर Zn कितनी है, 1। ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, S कितनी है, 1, इधर भी 1 है। O कितने हैं, 4, तो इधर भी 4 हैं। तो ये बैलेंस समीकरण हैं दोनों। जैसे एक और भी उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा। ये एक ऊष्मा छिपी का उदाहरण है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी ये संतुलित है असंतुलित, देख लेते हैं। संतुलित है तो Ca कितने, 1, तो इधर भी Ca 1। अच्छा, O कितना है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 O हैं। तो देखो 2 का गुणा हो रहा है O में, तो O भी 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो देखो 2 का गुणा है पूरे में OH पे, तो हाइड्रोजन भी 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे समीकरण जो लिख रहे हैं ये कैसे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण हैं। कैसे समीकरण हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैंने क्या बताया था, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित, और असमान हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखो Mg प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन रहा है, लेकिन यहाँ Mg 1 है तो वहां भी Mg 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 1 है। तो ये कैसा है, अनबैलेंस समीकरण है। कैसा समीकरण है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, Na 1, इधर Na 2 है, तो अनबैलेंस है। ऑक्सीजन 2, 1 0 और 4 5, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 और 4, 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, चलो सही है। सल्फर 1, तो 1 है, लेकिन यहाँ पर Na परमाणु है वो यहाँ पर 1 है और उधर 2 है, तो ये भी कैसा है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें देखो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, और इधर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो इसमें रिएक्टेंट में जो परमाणु हैं, ठीक है, उतने परमाणु उधर नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में यहाँ 2 हैं और ऑक्सीजन उधर 1 ही है। ऐसे ही यहाँ रिएक्टेंट में 1 Na है, लेकिन उधर Na 2 है, बाकी सारे परमाणु तो पूर्ण है। तो 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक भी परमाणु कैसे हो सकते हैं, कम या असमान हो सकते हैं। तो ऐसा समीकरण कैसा कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड समीकरण इसे क्यों कहा गया, ठीक है, तो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर रहती है तथा द्रव्यमान भी बराबर रहता है, तो उसके तहत ये समीकरण अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब हेडिंग है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है, ठीक है, तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। आप जैसे मैं यहां पर समझाऊं कि Mg और प्लस O2 दिया है, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। यह समीकरण कैसा है, अनबैलेंस्ड है, और इस समीकरण को बैलेंस करना है मुझे। तो बैलेंस क्या करूं, मैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर कर दूं या तत्वों की संख्या बराबर कर दूं। ठीक है, तो Mg इधर 1 तो Mg उधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 ऑक्सीजन हो गई, तो 2 Mg भी हो गई,
तो mg भी 2 हो गई, तो मैं इधर भी 2 का गुणा कर दूं। अब देखो मैंने बराबर कर दिया, और जो मैंने ये प्रक्रिया की ये क्या है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। ठीक है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की क्या जरूरत है, तो क्या जरूरत है भाई रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की। तो द्रव्यमान संरक्षण से, अभी मैंने बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान की जगह यहां पर द्रव्य कर लेना, ठीक है। द्रव्य का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यहां पर देखिए, यहां और करेक्शन कर देना भाई। द्रव्यमान, ठीक है, तो क्या समझा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सुन लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, ठीक है, परमाणुओं तथा तत्वों तथा बनने वाले उत्पाद के परमाणुओं तथा तत्वों की संख्या समान रहती है, क्योंकि द्रव्य ना तो नष्ट होता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। आपने द्रव्य के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो अभी भी याद रखें। तो अगर प्रश्न आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को याद रखें। आप कैसे लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं तथा तत्वों की संख्या तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा तत्वों की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें, ठीक है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण से तात्पर्य यही अभी मैंने लिखा था कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये क्या है, ये कंकाली समीकरण है और इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि Mg की संख्या बराबर होगी, इधर द्रव्यमान भी बराबर होगा और परमाणुओं की संख्या भी बराबर होगी, क्योंकि द्रव्य तो अविनाशी है, द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रव्य जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे ही द्रव्य भी अविनाशी है, उसे नष्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो समझ में आ गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। अगला है रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो तो उल्टी सीधी लिख देते हो, तो उल्टी सीधी लिखने से अच्छा है कि आप सीख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी चीजें कैसी होती हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है उससे। तो सुनो भाई, पहला है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरणों में सर्वप्रथम अभिकारक मतलब रिएक्टेंट लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई A और B अभिकारक हैं, तो उनके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह, तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। और रिएक्टेंट लिखने के बाद अगर C भी है कोई प्रोडक्ट तो उसको भी लिख देंगे, 2 या 2 से दूंगा, उन्हें प्लस में लिखते चले जाएंगे। उसके बाद आप तीर लगा दोगे और तीर लगा करके इधर लिख दोगे प्रोडक्ट, जो बनने वाला होगा वो प्रोडक्ट इधर लिखेंगे, ठीक है। अगला है अभिकारकों और उत्पादों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। देखो यहाँ पर एक अभिकारक ये है और एक ये है, इनके मध्य क्या लगा दिया, जोड़ का चिन्ह, और फिर तीर लगा करके प्रोडक्ट लिख दिया। तो ये अभिकारक हैं, अगर 1 से ज्यादा होते तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते
है। तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को आप संतुलन जरूर करोगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण, चौथा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। सूत्र परिवर्तित नहीं करेंगे, जैसे आपने कार्बन की जगह पर या ऑक्सीजन की जगह N2 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ना तो हम किसी परमाणु को चेंज करेंगे, ना ही तत्व को, ठीक है, बल्कि हम क्या उसकी संख्या को बराबर करेंगे, ठीक है। अगला है छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में होगा। और उससे अगले वीडियो में मैं तुम्हें एक ट्रिक के माध्यम से जो इक्वेशन बना करके किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है, चाहे वो टिपिकल हो चाहे वो सरल हो, ठीक है। और हिट एंड ट्रायल विधि से हम छोटे समीकरणों को ही संतुलित कर सकते हैं, ज्यादा बड़े समीकरणों को संतुलित नहीं करेंगे। और जो मैं अगली बताऊंगा उससे 99%, ठीक है, सारे समीकरण संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। अगला है समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टकों में ठोस के लिए क्या लिख देते हैं S, और द्रव के लिए क्या लिख देते हैं L, और गैस के लिए क्या लिख देंगे G, ठीक है। तथा जलीय विलयन हो तो उसे AQ लिख देते हैं। AQ मतलब एक्वस, जैसे सॉलिड है तो उससे ले लिया हमने S। अगर कोई चीज लिक्विड है तो उसका पहला अक्षर L स्मॉल में लिखते हैं, छोटे छोटे कोष्टक में, इस तरह से। और अगर गैस है तो उसे J स्मॉल g में। अगर विलयन जलीय है, कैसा विलयन है जलीय, तो जलीय विलयन है तो उसे लिखेंगे हम एक्वस है विलयन, तो उसे AQ लिख देते हैं। तो याद रहेगा कहां से ले लिए S, L, G और S। जैसे देखो CaO प्लस H2O, तो देखो ये CaO मतलब कलई चूना। कलई चूना आप लेते हो तो ठोस अवस्था में होती है कलई, तो उसके लिए हमने S लिखा। और जल कैसा होता है लिक्विड, ठीक है, जल कैसा होता है लिक्विड, तो हमने उसे के लिए L लिख दिया। और गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। तो बुझा हुआ चूना क्या है, एक जलीय विलयन में प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि वो या तो ठोस होगा या लिक्विड होगा, क्योंकि उसका तो विलयन बन चुका है जलीय विलयन, जिसे आप कलई को दीवारों पर पोतते हैं, ठीक है। तो वो जो कलई का चूना जो तुमने घोला था, ठीक है, वो कैसा है जलीय विलयन बना। और जलीय विलयन जिसे ब्रश से आप करोगे, ठीक है, वो कैसा होगा एक्वस, ठीक है। तो एक्वस जलीय विलयन होगा तो उसके लिए एक्वस, अगर कोई ठोस होगा तो S और लिक्विड होगा तो L, अगर गैस होगा तो गैस। देखो ये कैसे हैं, इसमें देखो ये गैस है, ठीक है, N2 गैस, और ये भी हाइड्रोजन गैस है, तो ये भी गैस बन रही है, ये भी तो अमोनिया गैस ही बन रही है, ठीक है। तो अगर गैस है तो गैस लिखेंगे। आ गया समझ में। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जानते हो, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हो, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों दिशाओं में हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर रिवर्सिबल का तीर, इसे रिवर्सिबल बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, तो इस तीर को रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्सिबल, ठीक है, तीर का निशान लगा देते हैं, रिवर्सिबल तीर का निशान लगा देते हैं। जैसे N2 + 3H2 और रिवर्सिबल 2NH3, रिवर्सिबल 2NH3, तो अमोनिया बन रही है। यहां पर क्या बन रही है, अमोनिया, ठीक है। जैसे जैसे आपकी अमोनिया 95 बनेगी, लेकिन 5% बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती है। तो ये अमोनिया की रिएक्शन इधर और उधर दोनों तरफ होने लगती है। तो ये जो अमोनिया है, ठीक है, वो एक अमोनिया की अभिक्रिया वो रिवर्सिबल तीर से दर्शाई गई, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। अगला है 8वां, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर
अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दिया हो या दाब दिया हो या उत्प्रेरक, उसको तीर के ऊपर लिख देते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर तीर के ऊपर लिख रहा हूँ उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया हो रही है जिसमें MnO2 एक उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। तो मैं इसे कहाँ लिख दे रहा हूँ? ऊपर। ठीक है, तो 2KClO3 उत्प्रेरक कौन है? MnO2 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, 2KCl प्लस 3O2, जिसमें उत्प्रेरक को कहाँ लिख दिया है? ऊपर। अगर कोई अभिक्रिया ताप वगैरह या दाब पर हो रही है या सूर्य का प्रकाश हो रहा हो तो उसको भी कैसे लिख देते हैं? जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट, ये अभिक्रिया होती तो सनलाइट में होती है, तो सनलाइट टेम्परेचर मान लिया, सनलाइट ऊपर लिख दिया मैंने, क्या बनेगा? HCl, तो 2HCl बनता है। ठीक है, 2HCl बनता है। तो ये मैंने कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिए। अगर ताप हो, दाब दिया हो तो दाब को भी लिख देते हैं। ताप डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में दिया हो तो केल्विन में, याद रहेगा। तो ताप दाब होगा या उत्प्रेरक होगा, उसे क्या रख देंगे? ऊपर लिख देंगे। अच्छा, उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो प्रश्न आ गया, उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में लड़ाई हो रही हो, ठीक है, तो गांव में लड़ाई अचानक नहीं होती है, उसमें लड़ाई ना हो रही हो तो कराने में कौन भाग है? गांव के व्यक्ति जो एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। वो एक दूसरे से, भाई तुझे गाली दे दी, अरे गाली दे दी तो क्या हो गया? दूसरा कहे अरे नहीं इज्जत की बात है तेरी, गाली दे दी, तो दूसरा कहे अरे गाली क्यों दी तूने मुझे, तो वो आपस में लड़ने लगेंगे। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक जो गांव में लड़ाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो गांव में लड़ाई को बढ़ा देंगे वो पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाएंगे। अगर आपको मिल जाए और इस तरह से आप में लड़ाई कराना चाहें तो आप कह सकते हो कि यू आर ए पॉजिटिव कैटालिस्ट, और तुम पॉजिटिव कैटालिस्ट हो, आप लड़ाई कराना चाह रहे हो, हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही अभिकारक क्या करते हैं? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और फिर अब लड़ाई हो गई तो कोई सज्जन व्यक्ति आएगा, वो देखेगा कि ये आपस में वैसे ही लड़ा रहा है, तो वो क्या करेगा? समझा करके उन दोनों को और उनकी लड़ाई बंद करा देगा। और जब लड़ाई बंद हो जाएगी तो उसने क्या किया? अभिक्रिया की दर को घटा दिया। अभिक्रिया की दर को घटा दिया, तो ऐसे उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर उत्प्रेरक समझ में आ गया। अगला है उत्प्रेरक को कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर। लेकिन उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जैसे उसमें लड़ाई कराने वाले व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, ठीक है, वो दूर से ही खड़ा रहा, ऐसे ही ये भाग नहीं लेते हैं अभिक्रिया में। ठीक है, अगला है ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, उत्सर्जित मतलब बाहर निकलती हो, ऊष्माक्षेपी, तो उसे हम प्लस ऊष्मा करके निकलेंगे। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती हो तो उसे हम माइनस ऊष्मा लिखते हैं, और इसे कहां लिखते हैं? दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे देखो CaO ठोस अवस्था में और लिक्विड जल अवस्था में कलई है ये, ठीक है, CaO कलई, कलई को आप जल में घोलते हो तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है, और ये कैसा होता है? एक्वस। तो जब जल में कलई घोली जाती है तो भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे हम प्लस ऊष्मा लिखते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा ऊष्मा शोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं आगे जाकर के। ऐसे ही कार्बन और सल्फर के साथ अभिक्रिया होती है तो बनता है CH2, ठीक है, और इसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। यह अभिक्रिया जब तक नहीं होगी जब तक से ऊष्मा दी नहीं जाएगी। तो ऊष्मा दी गई है या ग्रहण की गई है, इसलिए इसे माइनस ऊष्मा। अगर प्लस लिखना चाहते ऊष्मा तो इधर की साइड से प्लस ऊष्मा लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट, क्या रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है? रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, तो कोई भी रासायनिक समीकरण है उससे क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है, बात यहां पर है। ठीक है, तो क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। ठीक है,
क्या मिलता है कि अणुओं की संख्या कितनी है, द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, ये सारी जानकारी हमें उससे प्राप्त हो जाती है। दूसरा, पदार्थों की भौतिक अवस्था, क्या वो ठोस लिया है तुमने, लिक्विड लिया है या गैस लिया है, क्या लिया है, वो भौतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है, मैंने बताया था ऊपर लिखा होता है। और रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय, मतलब दोनों दिशाओं में होने वाली का पता लगता है। तो यह जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण से। यही रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है और कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने सुंदर से नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल से वो जुड़ सकें, ठीक है, और उन्हें भी बेहतर शिक्षा मिल सके। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 10th की क्या क्या तैयारी कराई जा रही है, कौन कौन से विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो मैं इसके बारे में बता दूं। आपके लिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट के साथ साथ ड्राइंग भी आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी। और हाँ, मैं ड्राइंग भी अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ, ड्राइंग आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं तो आपको लिए या तो मैं या फिर अरविंद सर आपके लिए ड्राइंग की वीडियो भी पढ़ाएंगे, जिससे ड्राइंग में आप, ज्यादातर बच्चे ड्राइंग में नंबर कम रह जाते हैं और बाकी साइंस में और मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो आप चिंता ना करें, आपके लिए ड्राइंग भी अच्छी तरीके से सिखाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel AR3 Coaching Classes।